नमस्कार। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको सीकर से बताते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए गए संशोधनों के विरोध में सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई इस आक्रोश रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रतीक स्वरूप हाथों में फावड़ा, दांतला, पराती और जेली लेकर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब फतेहपुर विधायक हाकम अली विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर चढ़ गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने नीचे उतारा। कांग्रेस नेताओं ने यहां पर आरोप लगाया कि नए प्रावधानों के तहत राज्यों की हिस्सेदारी 40% कर दी गई है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। प्रदर्शन इस बात का है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जो कांग्रेस शासन का एक ऐसा अद्भुत रोजगार गारंटी योजना थी, जिससे वो गरीब जब भी मांग करता था गरीब को रोजगार मिलता था। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको कोरोना में देखने को मिला। कोरोना में जब मजदूर पलायन करके अपने गांव में पहुंचे, उस वक्त पूरी तरह से वो असहाय थे, उनके पास उनको रोजगार नहीं था, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, रोजगार बंद हो चुका था। उस वक्त महात्मा गांधी नरेगा ने उनको संबल दिया, आश्रय दिया और वो अपनी रोजी रोटी चला सके। ये योजना मांग आधारित है। श्रमिक जब भी जाता है अपनी मांग करता है, मांग के आधार पर उसको रोजगार मिलता है। यदि नहीं मिलता है तो उसका जो है उसको जो उनका रेम्युनरेशन जो है उसको मिलता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य और भारत के बीच का जो था एक तो रेशियो, बीजेपी ने मनरेगा को बंद कर दिया है। इस बात की सच्चाई को पूरे देश की जनता के सामने लाना, क्योंकि सिर्फ नाम परिवर्तन इनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। असल में इन्होंने जो मनरेगा की मूल भावना थी कि रोजगार की गारंटी सरकार देती थी, उस गारंटी को ख़त्म कर दिया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक ये चरणबद्ध अभियान चलाया है और उसी अभियान के अंतर्गत आज हर जिला मुख्यालय पर इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया गया। और सीकर में आज ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारी सुनीता गठाला जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने आपस में संगठित होकर यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि असल में जो ये बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पहले ये किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए और अब श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनको खत्म करने के लिए इन्होंने मनरेगा को खत्म करके वीबीजी, आरजी, रामजी। खबर धौलपुर से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए कानून के विरोध में सोमवार को धौलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। संगठन ने इस प्रस्तावित कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन से पूर्व गांधी पार्क में संगठन की एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जहां से कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रवक्ता सत्यपाल सिंह भदावर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान यूजीसी वापस लो और काला कानून वापस लो जैसे नारों से कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरीके से गूंज उठा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। हम सबको पता है देश के अंदर एक आग लगी हुई है। आग लगी है आपके भारत सरकार का दिया हुआ यूजीसी काला कानून, जो कि स्वर्ण विरोधी है, स्वर्णों के आने वाले बच्चों के लिए घातक है। और ये उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत अपनी वोट बैंक या उनकी क्या मंशा रही होगी, मुझे तो लगता है वो उस समाज से आते हैं, चाहे वो आपके शिक्षा मंत्री हो धर्मेंद्र प्रधान जी। जब उन्होंने ये काला कानून बनाया तो एक पक्षीय कार्रवाई, तानाशाही क्यों की, उसी को लेके ये धौलपुर जिला में हमारे जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार सशक्त युवा हैं। हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 22 राज्यों में निरंतर इसका विरोध कर रही है और भारत सरकार को चेताना चाहती है। कोर्ट ने उसको जब गलत माना।
खबर 12 से 12 जिला चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लंबे समय से सेवाएं दे रहे कार्मिकों को अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। नया टेंडर होने के बाद करीब आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे कि आक्रोशित होकर ये कार्मिक पुरानी सिविल लाइन स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। यहाँ पर कार्मिकों का आरोप है कि नया ठेका होने के साथ ही पुरानी एजेंसी के आधा दर्जन से अधिक अनुभवी कार्मिकों को यहाँ पर हटा दिया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र मेघवाल ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन कार्मिक अपनी मांग पर अड़े रहे। 12 से हरीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे। जो गवर्नमेंट की लैब है वो कृष्णा लेबोरेटरी को पास ठेके पे गई है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये कुछ कर्मचारी है जिनका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इनको वो नहीं ले रहे। जिनका रजिस्ट्रेशन उनको 8 लोगों को तो उन्होंने ले लिया है। कुछ सहायक कर्मचारी भी हैं, उनको हमने आश्वासन दिया है भाई हम उनको रखेंगे, ज्वाइन कराएंगे। जैसे हमारे पास जहाँ पे 7 लोग हैं तो उनको हम रख लेंगे। बाकी जिनके पास पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं, इनका मामला हाई कोर्ट में भी गया था, हाई कोर्ट में इनका मामला डिस्कस हुआ था। तो अब गवर्नमेंट में तो हमने इनको लगा रखा था, पर प्राइवेट एजेंसी है वो नहीं रखे, तो हम तो उसे बोला पर वो नहीं रखे, ऐसा कुछ करते। हमें अस्पताल प्रशासन के द्वारा हम जो MNGY से लगे हुए थे 20 कार्मिक, उन सबको हटा दिया गया। ये के की MNGY योजना ही बंद कर दी सरकार ने जयपुर से। और जो सरकार का आदेश था कि जो अब मदर लैब है इसके अंदर ही हमें कन्वर्ट किया जाए, वो नहीं किया इन्होंने कुछ भी। तो कितने लोगों को हटाया? ये 20 लोगों, 20 लैब टेक्नीशियन। तो अब आपकी क्या मांग है? हमें वापस ज्वाइन करवाया जाए, न हमें हटाने का आदेश दिया जा रहा है। हम कलेक्टर, CMHO सबके पास हो गया है, कोई हमारी नहीं सुनता। क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम। खबर मलारना डूंगर से। मलारना डूंगर क्षेत्र के प्रसिद्ध एदल की हनुमान मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन सोमवार को आस्था और उत्साह का यहाँ पर अनूठा संगम देखने को मिला। बदले हुए मौसम के मिजाज के बीच सुबह से ही श्रद्धालु और मेलार्थियों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटना शुरू हो गई, जिससे कि मेले में जमकर रौनक रही। वहीं मेले में खरीदारी को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। व्यापारियों के लिए दूसरा दिन काफी मुनाफे वाला रहा। वहीं लोहे के औजारों में दांतली और मिट्टी के बर्तनों की रिकॉर्ड बिक्री भी हुई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही, जिससे कि मनिहारी बाजार पूरी तरीके से गुलजार रहा। श्रृंगार और घरेलू सामान की दुकानों पर दिन भर भीड़ रही। वहीं आगरा से आई विशेष मिठाइयों, मशहूर जलेबी, पेठा और चाट छोले का लोगों ने यहां पर जमकर लुत्फ भी उठाया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मलारना डूंगर पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आई। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट आपको बता रहे। खबर पदमपुर से खाजूवाला मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बस के चालक और परिचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस लापरवाही के कारण एक 20 वर्षीय युवती कविता गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद यहां पर श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों को यहां पर गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत बस को चारों तरफ से घेर लिया और चालक वमन सिंह और परिचालक अमृतपाल सिंह के खिलाफ यहां पर नाराजगी जाहिर की। सूचना मिलने पर पदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं हालांकि आपको इस मामले के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मामले के बाद में राजीनामा भी हो गया, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की ये कार्यशैली यात्रियों की सुरक्षा पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस रूट पर चालकों की लापरवाही की खबरें लगातार आती रही हैं। परिवहन निगम को ऐसे हादसों से सबक लेते हुए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी की जान जोखिम में ना पड़े। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह और आप न्यूज़ 21 के से लाइव के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं पदमपुर पुलिस थाना में, जहां पर एक रोडवेज चालक व परिचालक जो हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। जो कि बस जो है मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आज 14 PE 4880 जो बस मेरे सामने पीछे खड़ी है, और ये बस जो है ये पदमपुर से खाजूवाड़ा की तरफ जा रही थी। इसमें सवार 20 साल युवती कविता नाम की युवती, जो कि जिसको 41 आर भी उतारा जाना था, किंतु वहाँ पर उतारते वक्त जो चालक व परिचालक उन्होंने तेज़ी दिखाई और बस को दौड़ा लिया, जिसके कारण बच्ची गिर गई और बच्ची को गंभीर चोटें पहुंची। जो चालक है उसका नाम बम्मन सिंह और परिचालक का नाम अमृतपाल सिंह बताया जा रहा है, और उन्होंने ये बड़ी लापरवाही दिखाई है।
और अभी जो है मामला पदमपुर थाने में पहुंच चुका है, क्योंकि बस को जो पदमपुर पुलिस है वो पदमपुर थाने लेके आई है। दोनों पक्षों की तरफ से जो है राजीनामे के प्रयास चल रहे हैं, किंतु कहना चाहूँगा कि ये जो है इसमें बड़ी जो लापरवाही है चालक व परिचालक की, क्योंकि ये पहली लापरवाही नहीं है, इससे पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। अभी 1 महीने पहले ही पूर्व में एक बड़ा हादसा हुआ था इसी को लेकर के, जब वहाँ पर भी चालक व परिचालक की बड़ी गलती थी, और आज भी उन्होंने एक युवती ये बड़ी चालक व परिचालक की गलती है। 41 आरवी के पास ये हादसा हुआ है। बच्ची जो है उसको रेफ़र गंगानगर कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि जो बस का चालक है उसको भी गांव वालों के कुछ जो लोग थे उन्होंने कोई चोटें पहुंचाई हैं। आगे चोटें किसने पहुंचाई हैं ये अभी कहना अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया है कि जो चालक था बमन सिंह, उसने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण गांव वाले जो है भड़क गए और उन्होंने गांव वालों को कुछ चालक को चोटें पहुंचाई हैं। मेरे पीछे जो बस आप देख रहे हैं रोडवेज की बस है, ये पदमपुर से खाजूवाड़ा की तरफ जा रही थी, और जो है ये गंभीर जो लापरवाही सामने आ रही है। पदमपुर से मैं मंगत वर्मा, न्यूज़ 21। नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह और आप न्यूज़ 21 के से लाइव खबर बूंदी से। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए यूजीसी कानून के विरोध में सोमवार को बूंदी जिले केंद्रगढ़ कस्बे में स्वर्ण समाज का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। समाज के आह्वान पर बाजार पूरी तरीके से बंद रहे और व्यापारिक संगठनों ने भी अपना अपना यहां पर समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर में रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि प्रस्तावित यूजीसी कानून स्वर्ण हितों और शैक्षणिक समानता के खिलाफ है, इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द ही इस कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा और आंदोलन को देशव्यापी रूप भी दिया जाएगा। बूंदी से राम लक्ष्मण की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। भारत सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से आज जिस प्रकार से ये यूजीसी नियम स्वर्णों के खिलाफ लाया गया, ये बहुत निंदनीय है। पूरा भारत शुद्ध है, स्वर्ण समाज शुद्ध है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस नियम को लाना पड़ा। हम सब इसी के विरोध में आज पूरा इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र यहाँ पर ज्ञापन देकर विरोध प्रकट करने यहाँ पे आया है, और जरूरत पड़ी तो पूरा समाज उग्र आंदोलन करेगा। कहीं पे चक्का जाम करना पड़ा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर तत्पर रहेंगे, बाध्य रहेंगे, किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे, और ये काला कानून हम सरकार से वापस दिलवा के रहेंगे। भारत सरकार। खबर पाली से। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सोमवार को पाली जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित विशाल धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जमकर यहां पर नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार से मनरेगा की मूल भावना को यहां पर सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित मांगे की है। मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए निर्धारित किए जाए। मनरेगा अधिनियम में हाल ही में किए गए सभी संशोधन और तकनीकी जटिलताओं को वापस लिया जाए। नेताओं ने यहाँ पर कहा कि ये योजना कोरोना काल में गरीबों का सहारा बनी थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रच रही है। धरने में पूर्व जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, पूर्व प्रधान शोभा सोलंकी सहित जिले भर के ब्लॉक अध्यक्ष और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। पाली से जीतेश चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछली, और 11 तारीख से आगाज़ किया था पाली जिले में नरेगा बचाओ संग्राम को, और एक महाअभियान के तहत हम गांव पंचायत लेवल, मंडल लेवल, ब्लॉक लेवल और आज जिला स्तर पर लगातार इस अभियान को लेकर हम थे कि जो 20 साल पहले 2005 में कांग्रेस शासन, भारत की कांग्रेस सरकार ने एक नरेगा को एक कानून के रूप में बनाया था, आम गरीबों को एक रोजगार की गारंटी देने के रूप में, और मोदी सरकार ने जो धीरे धीरे कांग्रेस के उन अच्छे और जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, नीतियों को और कानून को बदल रही है, उसी कड़ी में ये एक और कटुराघात किया है आम गरीबों के ऊपर, और ये कानून को ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस की मांग है कि ये कानून ख़त्म नहीं हो, रोजगार ख़त्म नहीं हो नरेगा का,
और कम से कम 400 रुपया मिले। और जो सरकार ये जो मनरेगा जो कानून है, एक्ट है, इसको सरकार, केंद्र सरकार समाप्त करने जा रही है अलग अलग बहाने बनाकर। तो हमने यही मांग की कि जो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार यूपीए सरकार ने विश्व का पहले एक ऐसा ये व्यवस्था की गरीबों के लिए, जो कानून में प्रावधान किया कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, और वो ये सरकार समाप्त करने जा रही है नाम बदलकर, और योजना में परिवर्तन कर इस एक्ट में परिवर्तन करके। पहले केंद्र सरकार 100% योगदान देती थी, अब इन्होंने 40% राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डाल दिया है। और मुझे मालूम है राज्य सरकारों की क्या स्थिति है, तो ये लगभग गरीबों का गला। खबर राजसमंद से। श्री आदे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने सोमवार को राजसमंद कलेक्ट्रेट में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 की बारीकियों को साझा किया। राज्य मंत्री टांक ने इस बजट को केवल लोक लुभावना न मानकर धरातल पर ठोस बदलाव लाने वाला और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला दस्तावेज बताया। प्रेस ब्रीफिंग में भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। करने वाला और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने का एक मजबूत जो हमारी इसकी दिशा है उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बजट के अंदर पूरे भारत के अंदर एक साथ सभी राज्यों के लिए एक फंड जारी करने की बात रखी गई। मेडिकल के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म ये किया गया कि 1 लाख करोड़ से भी पहली बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं हुई है, जिसके अंदर 3 मेडिकल जो हमारे एम्स बनेंगे। इसी तरीके से कैंसर जैसी दवाएं फ्री रखी गई। इसी प्रकार से हमारे रक्षा क्षेत्र के अंदर जो बजट जारी किया गया वो एक ऐतिहासिक है, 7.8 लाख करोड़ रुपए के आधार पर। और साथ ही साथ में एमएसएमई की जो फ्यूचर का हमारा जो नेता हमारे नेतृत्व करने वाले एमएसएमई हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक बजट जारी किया गया। साथ सबसे बड़ी जो रिफॉर्म्स की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हब बनने। खबर पाली से। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों को विस्तार से साझा किया। उन्होंने इस बजट को देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। कैबिनेट मंत्री ने बजट के विभिन्न स्तंभों पर यहाँ पर प्रकाश डालते हुए इसे सर्वांगीण विकास का बजट करार दिया। बजट में पाली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए टेक्सटाइल पार्क और एमएसएमई को सशक्त करने हेतु 10,000 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कलेक्टर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। मंत्री कुमावत ने अंत में कहा कि ये बजट फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ साथ हाई ग्रोथ और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला एक संतुलित दस्तावेज है। पाली से जीतेश चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान के लिए भी जैसे है ना, एक पिछले बजट में आबू रोड से जालोर वाली रेल लाइन शुरू करने की घोषणा की थी और उसके ऊपर क्रियान्विति के संबंध में काम चल रहा है। बाकी भी जैसे रेलवे के संबंध में 2,08,00,000 करोड़ का बजट दिया है। अब उसमें ये क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ होगा, तो निश्चित रूप से अभी वो जैसे ही वो उसके संबंध में योजना बनेगी तो राजस्थान का पक्ष भी उसमें हम रखेंगे। सर 11 साल से पाली की मांग है जयपुर दिल्ली के लिए साइकिल ट्रेन, और अभी तक जो है वो मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि बड़े स्तर पर आश्वासन भी दिए जा चुके हैं। निश्चित रूप से रेलवे के संबंध में बहुत सारी योजनाएं बन रही है। हमारे रेल मंत्री जी जो अश्विनी जी वैष्णव है वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और कई बार जैसे मैं भी उनसे मिला, सांसद हमारे
खबर नागौर से। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे देश के स्वर्णिम भविष्य का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक संकल्प पत्र है। डॉक्टर बागमार ने इस बजट के उन पहलुओं पर जोर दिया जो सीधे आम आदमी की जेब और सेहत से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे कि बजट में कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज को सुलभ बनाने के लिए 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। डॉक्टर बागमार ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। आयुष केंद्रों और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के माध्यम से अब जांच और इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता भी कम होगी। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बायो फार्मा शक्ति के तहत 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 3 नए NIPR की तहत संस्थानों का निर्माण कर भारत को वैश्विक बायो फार्मा केंद्र बनाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि 17 ऐसी दवाइयां हैं और 7 ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें हमने कस्टम शुल्क में हमने उसमें छूट दी है और हमारे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त जो इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थानों को नेटवर्क बनाया जाएगा उसके अंदर। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है एक तरह से बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। अब हम देखिए कि भारत के अंदर जो है हमारी रक्षा के क्षेत्र में अंदर भी इसमें काफी प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि थोड़े थोड़े समय के अंदर हमारे जो पड़ोसी देश है वो भारत को आंख दिखाते रहते हैं। तो उस तरह से जो है रक्षा के क्षेत्र के अंदर भी हम लोगों को उसके अंदर कि भारत जो है रक्षा क्षेत्र के अंदर किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है, इसके लिए देश की सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जो हमारी जो रक्षा इकाइयों हैं और हमारे जो विमान है उनके रखरखाव। खबर गुलाबपुरा से। नगर पालिका गुलाबपुरा ने सांप्रदायिक सौहार्द और सर्व समाज के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। आम मुस्लिम समाज कब्रिस्तान और परिसर में नगर पालिका द्वारा 50 लाख की लागत से नवनिर्मित हॉल का विधिवत लोकार्पण किया गया। यह हॉल समाज की लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। चेयरमैन सुमित कालिया ने अपने संबोधन में कहा कि नगर पालिका बिना किसी भेदभाव के शहर के हर वार्ड और हर समाज को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस हॉल को समाज के लिए एक स्थायी और उपयोगी संपत्ति बताया। नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया और नगर कांग्रेस अध्यक्ष मधुसूदन पारिक ने रिबन काट कर हॉल का उद्घाटन किया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने चेयरमैन का आभार जताते हुए कहा कि इस सुविधा से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए ठेकेदार रजाक का भी यहाँ पर सम्मानजनों द्वारा अभिवादन किया गया। इसी अवसर पर पार्षद अफजल भाटी, सलाम गन्नी, सचिव सलीम बाबू, सदर अब्दुल कलाम सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। गुलाबपुरा से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भीनमाल से। महाकवि माघ की पावन धरा पर आयोजित महाकवि माघ महोत्सव के अंतर्गत भीनमाल में रविवार रात अखिल भारतीय स्तर का विराट कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में वीर, हास्य, श्रृंगार और व्यंग्य की ऐसी त्रिवेणी बही कि श्रोता अपनी सीटों से हिल तक नहीं पाए। प्रसिद्ध हास्य कवि मुन्ना बैटरी ने अपनी विशिष्ट शैली में ऐसी रचनाएं पेश की कि पांडाल ठहाकों से गूंज उठा। वहीं दीपक पारिक, बाबू बंजारा और लोकेश महाकाली ने समसामयिक विषयों पर तीखे व्यंग बाण यहाँ पर चलाए। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से आए सोहन चौधरी ने राजस्थानी लोक संस्कृति और पन्नाधाय के बलिदान पर आधारित रचनाएं सुनाकर श्रोताओं में जोश भर दिया। आगरा की कवियत्री प्रिया खुशबू ने सुमधुर सरस्वती वंदना के साथ श्रृंगार रस की प्रस्तुतियों से माहौल को भावी विभोर कर दिया। वहीं कैलाश मंडेला ने पैरोडी के माध्यम से राजनीति और समाज की विसंगतियों पर कटाक्ष किया। कार्यक्रम के संयोजक एवं समन्वयक डॉक्टर घनश्याम व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हाड़ेचा से। माघ माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिंडवाड़ा स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर की 3री वर्षगांठ हर्षोल्लास भक्ति भाव के साथ मनाई गई। 2 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान शनिवार रात्रि को भव्य भजन संध्या और रविवार को विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। रात्रि जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक केवलदास वैष्णव और पारस सुथार ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। रविवार सुबह महादेव का अभिषेक किया गया, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। हाड़ेचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के चौमू में स्थित प्रसिद्ध बराला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण बराला के जन्मदिन के अवसर पर आज उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसी मौके पर जयपुर के जाने माने उद्योगपति साबिर पठान ने श्रवण बराला से मुलाकात की, उन्हें फूलों का बुके भेंट कर जन्मदिन की आत्मीय शुभकामनाएं दी। पठान ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की यहाँ पर कामना करते हुए कहा कि आप सदैव स्वस्थ और खुश रहकर इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिन भर की खबरों में आज इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।